हाय तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, जब मैं ये एपिसोड बना रहा हूं ना, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। कुछ डेटा देखा मैंने, कुछ स्कीम्स देखी और मैंने सोचा चलो लोगों को थोड़ा इंसाइट्स देते हैं सो दैट वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। देखिए, आज का जो पूरा ब्लॉग है ना, वो फोकस रहने वाला है अराउंड नवी मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट की रियल स्टोरी के बारे में। वैसे हर कोई डेवलपर, हर कोई एडवर्टाइजर, हर एक मार्केटिंग एजेंसी आपको ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि देखिए अटल सेतु बन गया है, एयरपोर्ट बनने वाला है, इसके अलावा हाईवेज बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, खारघर में बीकेसी जैसा एक बड़ा सा कॉर्पोरेट पार्क बनने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार, अगर मैंने अब इन्वेस्ट नहीं किया ना, मेरी बस निकल जाएगी। देखिए, कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस इन अराउंड नवी मुंबई काफी बढ़े हैं इन द लास्ट 5 इयर्स और 50% भी इन सम केसेस बढ़े हैं। लेकिन 5 साल में 50% क्या होता है, क्या रियल एस्टेट की रियलिटी है, और जो हमारी स्कीम निकली है सबसे ताजा ताजा 26,000 घरों की, जिसमें से इनफैक्ट टोटल 60,000 है, उसमें से 26,000 की निकली है। यानी एक बड़ा प्रोपोर्शन अराउंड 34,000 का अभी भी बाकी है, जो आने वाले 1, 2, 3 सालों में डिलीवर होगा। इसका क्या इंपैक्ट होगा रियल एस्टेट मार्केट पर? अब मैं इस व्लॉग में जो भी कहने वाला हूं ना, दिस इज बेसिस माय फाइंडिंग्स, माय अंडरस्टैंडिंग और मेरी जो रियल एस्टेट की समझ है उसके बारे में। हो सकता है काफी डेवलपर्स, काफी रियल एस्टेट एजेंट इससे खुश ना हो और वो नेगेटिव कमेंट्स दे, सो आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन हमारा चैनल फोकस करता है अराउंड पीपल who are trying to search a better home for themselves and for their families. इन्वेस्टमेंट जनरली मैं अपने चैनल पर प्रमोट नहीं करता इन टर्म्स ऑफ फ्लैट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन में गड़बड़ है। लोगों को अभी भी उतनी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है कि वो रिवर्स कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करे कि एक्चुअल में उन्होंने कितना पैसा कमाया अपने इन्वेस्टमेंट से। तो उस एलिमेंट को भी हम थोड़ा टच करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द एंड, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपके किसी अंकल ने कहा कि देखो मैंने यहां पर है ना 50 लाख का फ्लैट खरीदा और 5 साल में वो 1 करोड़ का हो गया, तो आपको तो डबल हो गया यार, काफी पैसा कमाया। हम कैलकुलेशन समझेंगे कि एक्चुअल में उन्होंने कितना इंटरेस्ट यानी कितना परसेंटेज कमाया, वो भी हम समझेंगे, जानेंगे थ्रू वीडियो में ही आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए ना तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल भी है, अविनाश पाटिल टॉक्स, जहां पर मैं पर्सनल फाइनेंस और फ्रॉड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या है ये नवी मुंबई रियल एस्टेट मार्केट। आइए तो दोस्तों समझते हैं क्या है नवी मुंबई मार्केट। देखिए, नवी मुंबई की स्थापना सन 1970 के आसपास हुई थी, लेकिन जब ये बना उसका होल पर्पस था कि मुंबई का जो क्राउड है, जो बढ़ती जनसंख्या है, उसके वजह से काफी दिक्कतें आ रही थी एक शहर में। तो गवर्नमेंट ने सोचा एक नया शहर बनाते, शहर तो बना दिया, लेकिन वहां पर एक गलती कर दी कि देखिए सबसे पहले कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। बिकॉज नवी मुंबई आने के लिए आपको, अगर आप में से काफी दर्शक जानते होंगे, वाशी का ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। उसके अलावा ट्रेन की कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो गई। लेकिन जो कमर्शियल हब्स थे उनका तो शिफ्टिंग हुआ ही नहीं, इसीलिए लोगों को नवी मुंबई से मुंबई ट्रैवल करना पड़ता था। अभी भी सिचुएशन चेंज हुई है, लेकिन काफी कुछ करना बाकी है। नवी मुंबई में इतना बड़ा लैंड पार्सल है, व्हाई डोंट दे शिफ्ट दी विधान भवन टू नवी मुंबई? अगर वो कर दे, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस अपना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दे यहां पर, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। इसके अलावा जो वेस्ट ऑफ मैन्युअल आवर्स है, लोगों का जो समय बर्बाद होता है ट्रैवलिंग में, वो बच जाएगा। और समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोर देन मनी। चलिए अब हम समझते हैं कि नवी मुंबई की अचानक में डिमांड इतनी क्यों बढ़ी। देखिए, प्राइमरी रीजन है एयरपोर्ट। वैसे तो 10-15 साल पहले घोषणा हुई थी, लेकिन एयरपोर्ट अभी तक बना नहीं है। काफी हाई पेस पे उसका काम शुरू है और बाय एंड ऑफ 2025 इट इज एंटिसिपेटेड कि यहां से फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। वो कार्गो की होगी, पैसेंजर की होगी, वो पता नहीं, बट इन ऑल द लाइकलीहुड पहले तो मार्च कहा जा रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा है वो अक्टूबर तक जाएगा। पहले मार्च कहा जा रहा था, लेकिन फ्लाइट तो टेक ऑफ होगी। अब जब वो टेक ऑफ होगी तो पूरी दुनिया में न्यूज में बताया जाएगा, देखिए पहली फ्लाइट टेक ऑफ होगी, और फिर फोमो क्रिएट हो जाएगा, अरे मैंने अभी तक घर नहीं लिया नवी मुंबई में, मैंने तो मिस कर दिया यार, अब मैं करोड़पति नहीं बनूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं
जैसे मैंने कहा अटल सेतु बन गया तो उसकी वजह से कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई। अब मेट्रो का भी प्लान है। बहुत सारे डेवलपर है पुष्पक नगर में, अब मेट्रो के नाम पर बेच रहे हैं। मेट्रो बनने में कितने साल लगेंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन प्रीमियम तो भाई साहब आपसे वो वसूल करके ही रहेंगे कंपैरेटिवली। ऑब्वियसली अगर आप मुंबई में रहते हैं, आपको मुंबई के रियल एस्टेट प्राइसिंग के बारे में पता है, तो आपको लगेगा तो काफी सस्ते में है। जो प्राइसिंग है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, और होपफुली आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, आप एक अच्छे सिचुएशन में आए जहां पर एक बेटर नेगोशिएशन आप कर पाए। लेकिन ऐसा कुछ चल रहा है, बहुत सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, और ब्रिजेस बनने में देखिए 1 से 2 साल लगेंगे, एंड दैट इज डूएबल। लेकिन मेट्रो बहुत डिफिकल्ट काम होता है, मेट्रो और ट्रेन लाइन, तो ये टाइम कंज्यूमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। ब्रिज बन जाता है, अटल सेतु जैसा नहीं, लेकिन अगर यहां से वहां बीच में अगर कोई क्रीक है या कुछ है तो वो बन जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और सिडको का डेवलपमेंट जनरली एक बहुत ही फास्ट ट्रैक और फास्ट पेस पर होता है, क्योंकि मैं मुंबई में रह चुका हूं तो मुझे पता है दोनों शहर कैसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन देखिए, सिडको की 26,000 घरों की लॉटरी आई है। अब क्या है ना, उसके वजह से ये लॉटरी आई है क्वार्टर 4 2024 में लॉटरी आई है। 26,000 घर, इमेजिन कीजिए कितना बड़ा नंबर है। अगर मैं आपको कहूं कि ओवरऑल इन्वेंट्री ही जो प्राइवेट डेवलपर की है, मे भी शायद होगी अराउंड 15,000 फ्लैट्स की, जो नए फ्लैट्स, हम सेकंड या फिर प्री ओन मार्केट की बात नहीं कर रहे, 15,000 के आसपास होगी, ये मेरा एक अंदाजा है। इसको बैक करने के लिए मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, बट एज इन व्हेन वी प्रोग्रेस हम कुछ आर्टिकल सीखेंगे और वहां से उनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। 15,000 घर प्राइवेट डेवलपर बेच रहे हैं, 26,000 वन शॉट में सिडको लेकर आ रहा है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो फोकस कहां शिफ्ट होगा लोगों का। प्राइसिंग सिडको के घरों की इज जनरली रेडी रेकॉनर, जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि रेडी रेकनर जो है, एक व्यूअर ने मुझे कहा था इट्स नॉट रेडी रेकॉनर, इट्स रेडी रेकनर, एंड ही इज राइट। तो रेडी रेकनर के हिसाब से 20% उसके ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइवेट डेवलपर्स की तो 40, 45, 50% भाई उनके एमिनिटीज के हिसाब से जो पैसे मांगते हो देने पड़ेंगे। सिडको के जो घर है ना, वो वेरी वेल थॉट और वेरी वेल प्लान्ड है। दे आर ईदर इन सिटी सेंटर और रेलवे स्टेशन के नजदीक, यानी जो एंट्री सेगमेंट के, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मेरे जैसे मिडिल क्लास के ऑर्डिनरी लोग हैं, या फिर हमसे भी कम कमाने वाले लोग हैं, जो तबका है जिनके पास कार नहीं है, जो ट्रेन से रोज कम्यूट करते हैं, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस तो होगा, दे विल अप्लाई फॉर सिडको लॉटरीज। अब जो 15 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, दे विल अप्लाई। एंड अभी जो मुझे लास्ट फिगर पता है, ऑलमोस्ट 75 to 80,000 लोगों ने अप्लाई किया था, और मेरा एंटिसिपेशन है मे बी बाई 11 तारीख जब ये लॉटरी खत्म हो जाएगी, उसका विंडो क्लोज हो जाएगा, तब शायद वो नंबर पहुंच जाए 90-95। अगेन 1 लाख भी हम पकड़ ले तो 1 in 4 की प्रोबेबिलिटी बनती है, यानी हर 4 एप्लीकेंट में से एक को घर मिलने के चांसेस है। अब मेजॉरिटी घर जो है वो इसमें है, सॉरी तलोजा में। अब तलोजा में ही 50% इन्वेंट्री है, तो पॉसिबिलिटी है कि जिनके पास ऑलरेडी घर है, लेकिन वो क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं और वो सोच रहे हम अप्लाई करें, और उन्हें अगर तलोजा का ऑप्शन मिल गया तो दे विल नॉट ऑप्ट फॉर इट। तो तलोजा की मेजॉरिटी इन्वेंट्री में और मे नॉट बी सोल्ड, तो वहां पर इन्वेंट्रीज तो हमेशा अवेलेबल रहेगी, लेकिन मेजॉरिटी शिफ्ट होगा टुवर्ड्स वाशी, टुवर्ड्स खारगर, टुवर्ड्स उल्वे। और देखिए, उल्वे, खारगर, पनवेल, वाशी तो बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुका है। ये बहुत ही इन डिमांड नोड्स है ऑफ नवी मुंबई। पुष्पक नगर, लेकिन पुष्पक नगर में सिडको कोई अपार्टमेंट्स नहीं है, और कॉस्टिंग इट्स स्टिल एट अ बेटर रेट कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। तो इस वजह से क्या हो रहा है, प्राइवेट डेवलपर्स की इन्वेंट्रीज शायद उतने फास्ट पेस पे ना बिके। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर या फिर ऐसे होम बायर है जो महाराष्ट्र के रेसिडेंट नहीं है, पिछले 15 सालों में आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, या फिर आप क्राइटेरिया में नहीं बैठते, आपके पास भी एक चांस है कि आप उस पोजीशन में आ चुके हो या आओगे कि आप बेटर रेट नेगोशिएट कर पाओगे डेवलपर के साथ। अब हर कोई डेवलपर तो नेगोशिएट नहीं करेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी फोर्स्ड टू गिव यू बेटर डील। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सिडको के क्राइटेरिया में नहीं बैठते हो, तो आपको अभी, अगर आपके पास फंड्स है और आपके पास खुद का घर नहीं है और घर लेना है, तो ये आपके लिए एक सही समय हो सकता है। रही बात सिडको के घरों की, देखिए जैसे मैंने कहा, स्टेशन के नजदीक है, वेल प्लान्ड है, और ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग। उसके अलावा सिडको का ऑब्जेक्टिव है कि यू विल बी द सिटीजन ऑफ नवी मुंबई, इसलिए आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इन एंड अराउंड वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मिलता है। यानी अब तो मैंने देखे हैं कुछ प्रोजेक्ट, वहां पर पार्किंग है, गार्डन है, कुछ प्रोजेक्ट में शायद स्विमिंग पूल भी है। तो यार, जो फ्लैट आपको
1.5 करोड़ में मिलता है। सिडको आपको शायद वो 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख के आसपास में दे देगी। मैं HIG के बारे में बात कर रहा हूँ, हाई इनकम ग्रुप वाले जो फ्लैट्स है। इसके अलावा मेरा जो अनुमान है, खारघर का जो है 2 BHK 540 और स्टेशन के बिल्कुल बगल में है। इनफैक्ट एक साइड तो क्रीक फेसिंग है, सी फेसिंग है यार। मुंबई जैसे इलाके में वो घर आपको 2.5-3 करोड़ से कम में नहीं मिलेगा। तो इमेजिन कीजिए कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, यू नीड टू बी रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र और अफोर्डेबल हाउसिंग वाली है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जैसे मैंने कहा, प्रॉपर्टी प्राइसिंग में तो प्राइवेट डेवलपर्स को थोड़ी दिक्कत आएगी। क्यों आएगी मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं अपनी ना स्क्रीन पर लेकर जाकर आपको एक आर्टिकल बताता हूँ। ये देखिए, जस्ट मिनट, विल टेक अ पॉज। ओके, तो मेरी स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ना अभी, ये देखिए, हाउसिंग सेल्स अप बाय 5% इन FY24 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, लॉन्चेस डाउन बाय 22%। MMR रीजन की स्टोरी है, तो ये तो पूरी नवी मुंबई, थाने, सब पूरे एरिया की स्टोरी है। लेकिन हम स्पेसिफिक उस स्टोरी पे जाएंगे जहां पर नवी मुंबई का जिक्र है। ये देखिए, Navi Mumbai witnessed highest spike in unsold inventory in MMR, which went up by 63% to touch 9,037 units in FY24। 5,500 घर जो नहीं बिके थे इन 2023, वो बढ़कर हो गए हैं 9,000 प्लस, यानी ऑलमोस्ट 4,000 का डिफरेंस आ चुका है यहाँ पर। 4,000, हाँ, 3,500-4,000 के आसपास। लेकिन सेल्स भी बढ़े हैं, सेल्स बढ़े हैं बाय 22%। लेकिन उसका बेस देखिए, 1982 से 2426, यानी सेल्स भी बढ़े हैं 22%। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेस नंबर क्या है यहाँ पर? बेस नंबर है 1982 और उसके अगेंस्ट सोल्ड हुए हैं 2426। अनसोल्ड 5559 और उसके अगेंस्ट 9,037 इज अनसोल्ड। तो गैप काफी वाइडन हो रहा है। क्या ये गैप ऐसे ही रहेगा? मे बी नॉट, बट मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ स्टोरी को लेकर। समझते हैं। इंटरेस्टिंगली, नवी मुंबई वाज ओनली लोकेशन इन MMR वेयर लॉन्चेस इंक्रीज्ड कंपेयर टू अदर लोकेलिटीज। अब वो क्यों बढ़े? क्योंकि नए लॉन्चेस क्यों बढ़े? क्योंकि देखिए, यहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपर्स को बोलने के लिए काफी कुछ है और डिमांड लोगों की बढ़ती है। जनरली जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, एयरपोर्ट जैसी चीज, देखिए मुंबई एयरपोर्ट इज एन आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उससे भी बड़ा कुछ बन रहा है नवी मुंबई में, टेक्निकली पनवेल में, तो लेकिन अब वो नवी मुंबई का पार्ट हो चुका है पूरा। तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि उस स्टोरी के ऊपर हर कोई प्ले करे। तो वैसे कुछ हुआ है और डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अब उसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नावा शेवा रोड वो बन चुका है, तो मुंबई और साउथ मुंबई को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन इससे देखिए, साउथ मुंबई वाले जो लोग हैं, जो साउथ मुंबई में नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या फिर उन्हें इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्टर तो आएंगे यहाँ पर। That is given. Navi Mumbai also witnessed 22% increase in sales. ये तो सब ठीक है, लेकिन वही पंगा है, डिमांड है लेकिन सप्लाई उससे कहीं ज्यादा है। मैं आपको कहता हूं, जिस दिन ये जो एयरपोर्ट है ना, ये ऑपरेशनल हो जाएगा ना, लाइन लग जाएगी लोगों की, लोग भीड़ तंत्र हमारे देश में शुरू हो जाएगा। हर कोई कोशिश करेगा कि मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पर घर लूंगा। तो ये सब चलने वाला है। बट अगर आप नवी मुंबई में रहते हैं, आपका जॉब उसके अराउंड है, आपको नवी मुंबई अच्छा लगता है, आप 15 साल से महाराष्ट्र के रेसिडेंट है आणि जर तुम्ही मराठी माणूस असाल तर तुम्ही रेसिडेंट आहात, सो प्लीज अप्लाई फॉर दैट लॉटरी। आप सोच रहे हो कि मैंने भी अप्लाई किया है, लेकिन मैं ज्यादा लोगों को बोल रहा हूं अप्लाई करो। अरे किसी को तो घर मिले और अच्छे रेट में मिले, सो दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज, है कि नहीं? तो आई होप आप ये फॉलो करेंगे। अब हम समझते हैं दी ओल्ड स्टोरीज। हर कोई हमें स्टोरी बोलता है कि देखो, मैंने ना उल्वे में 35 लाख में घर लिया था 2015-16 में, अब वो 50 लाख का हो गया, 55 लाख का हो गया है। ये गणित क्या है जरा समझते हैं। ऊपर से समझेंगे, सुपरफिशियली। इन डिटेल करने के लिए तो मुझे एक अलग से ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो चलिए वो गणित भी हम समझते हैं, आइए। तो दोस्तों, मेरे स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है ना, वो है CAGR कैलकुलेटर, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हमें कभी भी अगर हम किसी चीज का रिटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें CAGR का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमें दिखाता है एक्चुअल पिक्चर। वैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में तो XIRR देखते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी पे हम CAGR देख लेते हैं और बाकी चीजों में भी CAGR देख लेते हैं। तो दैट इज स्टिल अ वेरी एक्यूरेट नंबर। अब समझते हैं। चलो, मैंने कुछ नंबर डाले यहाँ पर, आप देख लीजिए। मान के चलते हैं, मैंने ना 35 लाख में एक प्रॉपर्टी खरीदी। 35 लाख, इसमें मैं हर एक चीज इंक्लूड कर देता हूं। मान के चलिए 30 लाख की प्रॉपर्टी थी, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, फलाना ढिंकाना, मेंटेनेंस, बिल्डर चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस,
सब कुछ ऐड करके मुझे टोटल कॉस्ट पड़ गया 35 लाख। अब आज के डेट में जब मैं उस प्रॉपर्टी को बेचने जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो 50 लाख में बिक सकती है। ठीक है, अब ये 50 लाख में मेरा ब्रोकरेज भी आ सकता है, लेकिन मान के चलते हैं चलो 51 पकड़ लेता है तो ब्रोकरेज भैया को भी हम दे देते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं वो भी। तो ये पड़ता है कॉस्ट, और इसमें 12,500 छोटे मोटे कॉस्ट नहीं पकड़ते, चलो वो सारा 1 लाख जो ऊपर का है 51 में उसमें आ जाएगा। मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, मेरे एक दोस्त का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, उसने मुझे रिसेंटली बोला था, तो उसने कहा मैंने ना 2018 में प्रॉपर्टी खरीदी थी उल्वे में, और आज की डेट में उसकी प्रॉपर्टी है 50 से 55 लाख। तो मैं चलो हायर लेवल पे पकड़ता हूँ। अब 18 से 24 कितने हो गए, 6 साल, और इसको मैं कर लेता हूँ 55 लाख। CAGR निकल के आ रहा है 7.82%, यानी मेरे दोस्त ने अपने इन्वेस्टमेंट पे कमाए 7.82%। अब ये तो हायर लेवल का नंबर हो गया। अब आप कहोगे भाई इसने तो रेंट भी कमाया होगा, रेंट कितना होगा, 2% होगा, तो चलो उसको ऐड कर देते हैं और हम समझते हैं कि ये होगा 9.82, बड़ा नंबर है ना 9.82। अब इसमें पंगा ये है कि मेरे दोस्त ने इस पर लोन लिया था, और लोन लिया था उसने अराउंड 25 लाख का, और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अब चल रहा है 8.5 से 9%। तो क्या लगता है आपको उसने कुछ कमाया? टेक्निकली ही इज नॉट मेड एनी मनी, जीरो। एंड दिस इज प्राइमरीली द रीजन मैं लोगों को फ्लैट्स एज एन इन्वेस्टमेंट रेकमेंड नहीं करता। देयर आर सर्टेन पॉकेट्स जहां पर बढ़ते हैं, जैसे पुष्पक नगर, उल्वे, लेकिन उल्वे में तो इस प्रॉपर्टी की प्राइस तो मुझे बढ़ते हुए नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि उसने अफोर्डेबल हाउसिंग में घर खरीदा था, और बिकॉज सप्लाई अभी भी उल्वे में है, इस वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन उतनी बड़ी नहीं है, इमोशनली बड़ी है, बट दैट्स व्हाट द रियलिटी ऑफ द मार्केट इज, जो आपको कोई समझाने नहीं आएगा। ब्रोकर आपको नहीं समझाएंगे, डेवलपर आपको नहीं समझाएंगे। अब वो आपको क्यों नहीं समझाएंगे? क्योंकि उनका बिजनेस है। अगर वो आपको समझाने जाए और आपने फ्लैट नहीं खरीदा उनसे, तो उनका पेट कैसे भरेगा? After all, they have a business to run. ब्रोकर का भी he's got a job to do, he's got a family to manage. लेकिन अगर आपको घर रहने के लिए लेना है, then this calculation is absolutely fine. मेरा तो कहना है कि कैलकुलेशन को देखिए भी मत। अगर आप EMI अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको, हाँ, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जितना नेगोशिएट हो पाए उतना नेगोशिएट कीजिए, सो दैट आपको एक अच्छा रेट मिले और आपको एक अपना अच्छा घर मिल पाए, और वो ईएमआई आपको तकलीफ ना दे। और ये कैलकुलेशन द सेम इज एप्लीकेबल फॉर सिडको होम एप्लीकेंट्स। आप भी जब घर लेने वाले हो, जो अप्लाई कर रहे हो, तो ये सारी चीजें देखिए, ये कैलकुलेशन कीजिए। ऐसे मत सोचिए कि मेरे पास है ना महाड़ा का घर है, अब मैं सिडको और मैं 2 से 4, 4 से 5 प्रॉपर्टीज बनाऊंगा। इतने प्रॉपर्टीज बना के जाओगे कहाँ? सब यहीं पर छोड़ के जाना है। वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पे आज आपका नाम है, कल किसी और का आएगा। ये तो फिलोसॉफिकल बात हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर कोई प्रॉपर्टी 12-13% की CAGR पे बढ़ रही है, कुछ बढ़ती है। आई नो देयर आर सम प्रॉपर्टीज इन खारगर जो एक प्राइम लोकेशन पे है, वो काफी अच्छे रेट पे बढ़ती है। पुष्पक नगर इज अनदर लोकेशन, अगर आपको अच्छे रेट में मिल जाए, एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो एक अच्छे रेट पे बढ़ेगी। लेकिन जनरली जो हाउसिंग ग्रुप होता है ना, जो G+4 वगैरह, उसमें उतना अप्रिसिएशन नहीं आता है टिल द टाइम द इन्वेंटरीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। जब वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा तो वो अप्रिसिएशन आ जाएगा। बट लाइक इट सेड, प्रॉपर्टी इज अ बिग लॉन्ग टर्म थिंग, तो अगर आप लॉन्ग टर्म वाले खिलाड़ी हो, यू शुड डू इट। तो आई होप इससे आपको कुछ सीखने मिला हो, तो मुझे एक लाइक जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।